हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटी। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि 5 प्रकार के होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैलीलियो का गैसीय आयतन का नियम। जिसमें से हमने 2 नियमों की बात भी की थी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम की। तो आज हम बात करेंगे जो बाकी 3 नियम बचे थे उनकी। उनमें से जो पहला नियम है, मतलब जो तीसरे नंबर का नियम है, वो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुणित अनुपात का नियम क्या है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। ये नियम किसने दिया था, तो ये नियम दिया था 1803 में वैज्ञानिक डाल्टन ने यह नियम दिया था। और उन्होंने बताया था कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करता है, जो कि आपस में सरल अनुपात में होता है। इस नियम के अनुसार जब कोई 2 तत्व आपस में क्रिया कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करता है, जो कि आपस में सरल अनुपात में होता है। आपको परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, आपको मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, आपको एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा। जैसे देखो, पहली नियम के इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व, जैसे मेरे पास में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये जब आपस में सहयोग करते हैं तो ये 2 प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 प्रकार के तत्व बनाते हैं। तो पहली नियम तो समझ में आया कि जब कोई 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक, यहाँ पर 2 यौगिक बनाए CO और CO2 बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से। तो देखो, यहाँ पर पहले हम तत्वों का मतलब द्रव्यमानों का अनुपात निकालते हैं। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं। कार्बन का अनुपात होता है, वो होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की बात करें, यहाँ पर कार्बन का 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक का होता है 16, लेकिन यहाँ पर 2 परमाणु, इसलिए इसको हो जाएगा 32। ठीक है, तो अब ये नियम क्या कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान कौन सा, यहाँ पर निश्चित द्रव्यमान किसका, कार्बन का। यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। ठीक है, तो निश्चित द्रव्यमान यहाँ पर कार्बन का हो गया। दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, दूसरा तत्व यानी दूसरा तत्व ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, यहाँ पर 32 है, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो गया। का अनुपात, इनका अनुपात जो होता है वो एक सरल अनुपात में होता है। देखो, ये अब हमको बात करनी है जो भिन्न द्रव्यमान है उसकी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक का है 16, एक का है 32। अब इसको अपन लिखते हैं तो इसको कर सकता है 16 से 1:2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो 1:2 है, जो कि एक सरल अनुपात में है। ठीक है, जैसे मैं एक और नियम की बात, जैसे एक और की बात करता हूँ, ये हो गया होगा। अब जैसे एक और सल्फर और ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन से विक्रिया कर SO2 और SO3 3 प्रकार के कंपाउंड बनाता है। सल्फर ऑक्सीजन से विक्रिया कर SO2 और SO3 प्रकार के कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो सल्फर का कितना है, सल्फर का जो द्रव्यमान होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, सल्फर का यहाँ पर एक ही तो 32, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 32। ठीक है, यहाँ पर सल्फर 32 है और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 16 16 32 50। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित द्रव्यमान किसका हो गया, सल्फर का निश्चित द्रव्यमान हो गया, और भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसका हो गया, ऑक्सीजन का जो निश्चित द्रव्यमान के साथ में सहयोग कर रहे हैं, यानी 32 के साथ में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनके द्रव्यमान का मतलब ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकाले तो 16:32:48 अनुपात क्या आएगा, ये 16 से कट जाएंगे तो 1:2:3, जो कि एक सरल अनुपात है। ठीक है, समझ में आया। अब जब एक बार इसको वापस परिभाषा से समझा देता हूँ कि इस नियम के अनुसार जब कोई दो तत्व एस और ऑक्सीजन है, जैसे आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर 3 यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ है, जैसे एक द्रव्यमान किसका, सल्फर का द्रव्यमान निश्चित है, यहाँ पर भी 32, यहाँ पर भी 32, यहाँ पर भी 32 है, से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान सहयोग करता है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान सहयोग करता है। तो यहाँ पर देखो भिन्न, जो दूसरा तत्व वो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, यहाँ पर 32, यहाँ पर 48 है, जो कि एक सरल अनुपात में होता है। तो इनका जो अपन अनुपात निकालेंगे वो 16:32:48 है। तो इसको आप लिख सकते हो 1:2:3। तो ये हो गया गुणित अनुपात का नियम। अब हम फोर्थ जो नियम है उसकी बात करते हैं, वो है व्युत्क्रम अनुपात की नियम। आपको ये समझ में आ गया होगा, बेटा देखो ना। अब जो फोर्थ नंबर का है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम।
विक्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ लॉ ऑफ एक सेकेंड रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो विक्रम अनुपात के नियम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नियम किसने दिया। विक्रम अनुपात का नियम जो दिया था, ये नियम दिया था ये नियम लिख देता हूं ना कोशिश में, ये नियम सन 1792 में वैज्ञानिक रीचर ने किसने दिया, सन 1792 में वैज्ञानिक रीचर ने दिया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है, ये नियम कहता है कि परिभाषा लिख रहा हूं मैं पहले। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न तत्व, जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं यानी क्रिया करते हैं, तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात वही होता है जो कि पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात वही होता है जो कि उन दोनों तत्वों के आपस में सहयोग होने से प्राप्त होता है, या उसके सरल अनुपात के बराबर होता है, या उसके सरल अनुपात के बराबर होता है, या उसके सरल अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, एक बार मैं परिभाषा वापस बोल देता हूँ, फिर इसको आपको क्या एग्जाम्पल से समझाऊंगा जो जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले परिभाषा एक बार वापस सुन लो कि इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ में, तीसरे तत्व का द्रव्यमान निश्चित होना चाहिए, उसके साथ में सहयोग करते हैं, तो उन पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है, अनुपात वही होता है जो उन दोनों तत्वों का आपस में सहयोग करने से प्राप्त होता है, या उसके सरल अनुपात के रूप में होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो पहले मैं ऊपर का रब कर देता हूँ। चलो ठीक, ऊपर ही बता देता हूँ। जैसे मेरे पास में कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दो भिन्न तत्व के, ये तीसरे तत्व हाइड्रोजन का निश्चित तत्व के द्रव्यमान के साथ में क्या सहयोग करेंगे। जब हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सहयोग करता है ना, तो CH4 बनाता है। क्या बनाता है? CH4 बनाता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की अगर मैं द्रव्यमान का अनुपात बात करूं तो इसमें कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब मैं बात करता हूँ जल की, तो इसमें जल के जो द्रव्यमान हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 16 है। लेकिन यहाँ पर देखो हमने क्या बोला कि तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ में, तो यहाँ पर तो 4 है हाइड्रोजन का और यहाँ पर 2 है, या तो इसको 2 करो या इसको 4 करो। तो मैं इसको 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो हो जाएंगे 4:32। ठीक है, और ये 12:4 है। ठीक है, तो अब पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात वही होता है। अब देखो इनसे इसका हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो अब इन दोनों तत्वों का द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो गया। ये अनुपात की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके 12:32। ठीक है, मतलब ये 12 और ये 32, ये 12 और ये 32। ठीक है, अब देखो ये अनुपात क्या है, 12:32। अब ये 12:32 जब ये आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। इसमें कार्बन का CO2 का कितना होता है, तो मैं CO2 की आगे इधर लिखता हूँ, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, 2 का जाएंगे 32। तो देखो ये और ये बराबर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ में आया क्या नियम है। देखो इस नियम की सहायता से मैं आपको वापस बताता हूँ। जब दो भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं, जब कोई दो भिन्न तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये तीसरा भिन्न तत्व हाइड्रोजन से सहयोग कर रहे हैं और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, सहयोग करते हैं। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग करता है तो वो CH4 यानी मीथेन बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अगर हम द्रव्यमान के अनुपात की बात करें तो 12:4 होता है और जल का होता है 2:16। ठीक है, तो हमने बात की थी कि तीसरे तत्व का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो इसको बराबर, या तो यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए या तो आप इसको आधा कर दो या इसको डबल कर दो। मैंने इसको डबल कर दिया, 4:32 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इसमें हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 4, इसमें भी कितना है, 4 है। तो इन दोनों को छोड़ देते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करते हैं, कितना आ जाएगा, इसका ये देखो 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 32 आएगा। ठीक है, तो मतलब पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात वही होता है जो कि इन दोनों तत्वों के आपस में सहयोग करने से प्राप्त होता है। अब ये दोनों तत्व आपस में सहयोग करते हैं तो हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। CO2 में द्रव्यमान के अनुपात की बात करें तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 2 का हो गया 32। तो देखो ये अनुपात और ये अनुपात क्या बराबर है, तो इससे प्राप्त होगा आपस में सहयोग होने से प्राप्त होता है। मतलब ये जो अनुपात है वो इनके सहयोग होने से प्राप्त होता है। यह सरल रूप में होता है, सरल अनुपात के रूप में होता है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं ना, जैसे देखो हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है और सल्फर है, ये हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये हाइड्रोजन, हम जानते हैं ये क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, H2S बनाएंगे। इसका अनुपात की बात करें तो इसका द्रव्यमान का अनुपात 2:16, इसमें अनुपात करेंगे तो 2:32, क्योंकि सल्फर का जो द्रव्यमान होता है 32 होता है। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन और सल्फर का अनुपात कितना आ जाएगा, 16:32, 16:32 आ गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 क्योंकि 16 से कट जाएगा तो आप इसको 1:2 भी लिख सकते हो। ये किसका है, ऑक्सीजन और सल्फर का अनुपात। जरूरी नहीं आप ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन को भी उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब 32:16 भी कर सकते हो, है ना। अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर आपस में अभिक्रिया करते थे, हम जानते हैं कि ये बनाते हैं SO2, क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये बनाते हैं SO2। तो इसमें सल्फर की बात करें तो सल्फर का 32 और ये भी हो गया, ऑक्सीजन का 1 का होता है कितना, 16, तो 2 का 32। तो आप इसको काटोगे तो 1:1, तो ये 1:1 आ रहा है, ये 1:2 आ रहा है, जो कि इसका सरल गुणक है। सरल गुणक बोलो या सरल अनुपात बोलो, ठीक है, ये इसका क्या सरल गुणक है। तो ये दूसरा हो गया कि इसके सरल अनुपात के रूप में होता है या सरल गुणक के रूप में होता है। यहाँ पर लिख देता हूं अनुपात और या गुणक। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जब दो भिन्न तत्व या भिन्न ऑक्सीजन और सल्फर है, तो किससे विक्रिया, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, ये हाइड्रोजन से विक्रिया कर रहे हैं, तो ये H2O बना रहे हैं, H2S बना रहे हैं। H2O में देखो इसका द्रव्यमान के अनुपात बात करें तो ये हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 2:16 हो गया। ठीक है, इसमें बात करते हैं हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का 32 होता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान निश्चित हो गया, तो इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या हो गया, ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32। ठीक है, तो ये इनको आप शॉर्ट रूप में लिख सकते हो, 1:2 लिख सकते हो, क्योंकि ये 16 से कट रहा है। ये तो हो गया कि संयोग करने से पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का योग हो गया, सॉरी अनुपात हो गया। अब जब ये वापस ऑक्सीजन और सल्फर आपस में क्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं मेन रूप से। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बने, सल्फर डाइऑक्साइड का अनुपात की बात करें 32:32 है, तो इसको आप 32 से काट दो 1:1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 32:32 से 1:1 प्राप्त हुआ, तो ये देखो ये इसका एक सरल गुणक है, इससे इसका सरल गुणक कहा जाता है। तो इस प्रकार ये नियम होता है। ठीक है, आप क्या होने की आपकी बुक्स में और भी ज्यादा एग्जाम्पल है, तो आप उनसे प्रैक्टिस करते रहना, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास में कोई पासबुक हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगी, रेफरेंस बुक हो कोई भी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं पांचवें नियम की। मैं मिटा रहा हूं ना। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा। तो जो पांचवा नियम है वो गेलुसेक का है। गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। गेलुसेक के गैसीय आयतन का नियम गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, गेलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये नियम क्या है? तो सबसे पहले बात करते किसने दिया था। तो नाम से पता चल रहा है गेलुसेक ने नियम दिया था। कब दिया था वो भी बता दें। तो गेलुसेक ने यह नियम सन 1808 में गेलुसेक ने दिया। ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में क्या बताया? तो उन्होंने बताया था कि समान ताप दाब पर समान दाब ताप पर जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती है समान दाब और ताप पर जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती है तो उनके आयतन सरल अनुपात के रूप में होते हैं। उनका आयतन सरल अनुपात में होते हैं। क्या है ये नियम? तो जब समान ताप दाब पर, ये कंडीशन होनी चाहिए, जब समान ताप दाब पर जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती है, केवल गैसों के लिए गैसें आपस में अभिक्रिया करती है तो उनका आयतन सरल अनुपात में होते हैं। पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब गैसें अभिक्रिया करेगी तो गैसों का निर्माण होना चाहिए, अभिकारक भी गैस होने चाहिए और उत्पाद भी गैस होने चाहिए थे। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल जैसे देखो, ये हाइड्रोजन गैस है और ये HCl गैस है, सॉरी Cl2 गैस है ना, क्लोरीन। ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? 2HCl बना रहे हैं और ये भी गैस है। ठीक है, तो देखो, तो इनका आयतन सरल अनुपात में होता है। क्या कर, जब आप गैसें आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनका आयतन सरल अनुपात में होता है। इसका आयतन कितना है? इसका आयतन है, देखो, इसका एक आयतन है, इसका भी एक आयतन है और इसका आयतन 2 है। मतलब इनका अनुपात की अगर आयतन अनुपात की बात करूं तो वो हो जाएगा 1:1:2, जो कि एक सरल अनुपात है। ठीक है, सरल अनुपात में होते हैं। इसी प्रकार जैसे एक और आपको बता देता हूं, ऊपर मिटाकर बता देता हूं ना। जैसे देखो, आपने अमोनिया के निर्माण पढ़ी की हेबर विधि वाला। तो देखो, ये क्या होती है? ये होती है नाइट्रोजन गैस, ये होती है अपने हाइड्रोजन गैस। ये आपस में अभिक्रिया करके 2NH3 बनाती है, मतलब कि अमोनिया गैस बनाती है। इसको बैलेंस कर लो, ये 3 हो गया। ठीक है, इसमें आयतन की बात करते हैं तो इसमें है 1, इसमें 3 और इसमें 2। ठीक है, तो आयतन अनुपात क्या हो जाएगा? एक अनुपात 3:2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1:2:3, जो कि एक सरल अनुपात है। ठीक है, तो ये हम वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल ही बता सकता हूँ। तो आप बुक्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रेफरेंस बुक आती है, उनमें बहुत सारे एग्जांपल है, तो आप उनको ट्राई करना
और या तो वापस बताना, फिर या तो इस पर वीडियो वापस बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इनकी परिभाषा अलग होती है, परिभाषा थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसलिए पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करते रहो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये वीडियो होगी खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।